नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतांजलि एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली है कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए, प्लस कुछ इंटरेस्टिंग बातें क्या है, वो सभी आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्लस जो नए आए हैं इस चैनल पर, पहली बार जो आए हैं, उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे एक लाल कलर का बटन दे रखा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि यहाँ गीतांजलि एकेडमी के जो भी नए क्लासेस होते हैं, जो भी नए अपडेट होते हैं, वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच सके। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं राणा कुंभा के बारे में हम। तो मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ कौन सा फोर्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो हम जानते हैं कि राणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि वीर विनोद ग्रंथ के जो रचयिता हैं श्यामल दास जी, उनके अनुसार राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो इसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वीर विनोद ग्रंथ के जो लेखक हैं, क्या अरे ये मात्राओं की गलती पे मत जाना मेरी। तो वीर विनोद ग्रंथ है और इसके लेखक कौन हैं? श्यामल दास जी। तो इन श्यामल दास जी ने बताया कि मेवाड़ के अंदर कितने हैं, कुल टोटल 84 दुर्ग हैं। कितने? 84 दुर्ग हैं, जिनमें से राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है। तो टोटल देखो 84 हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। इनफैक्ट 32 दुर्ग भी पूरे राजस्थान में देखने को नहीं मिलते। तो इन्होंने बताया है कि महाराणा कुंभा ने, किन्होंने? महाराणा कुंभा ने इनमें से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? तो टोटल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का। तो ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो टोटल कितने हैं? 84 है। उनमें से महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? 32। ठीक है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो आपको यही याद रखनी है। अब देखो, राजस्थान पुलिस के एक एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा किला जो है या कौन सा दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो हमें वो भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में देखते हैं कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो देखो, सबसे पहले कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, इसको कहीं कहीं आपको बसंती लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराठ, भूमठ, बैराठ, भूमठ, मचान। ठीक है, तो इन सभी दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। एक और यहाँ याद रखना चाहो तो रख लेना, चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़ का नाम याद रख लेना। वैसे
लेकिन इसके आधुनिक निर्माता में कौन आता है, तो वो आता है चित्रांगद मौर्य। तो इसका भी नाम याद रख लेना। लेकिन देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑलरेडी राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वापस कभी रिपीट हो गया या फिर कभी पूछ लिया कि इनमें से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है या फिर कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना बस यही, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमट, मचान और ये एक और याद रख लेना आप, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये कहाँ पर है देखो, ये भी याद रख लेना, राजसमंद, सिरोही, ये भी कहाँ पर है, सिरोही। बैराट कहाँ पर है, भीलवाड़ा। भोमट कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। और मचान कहाँ पर है, तो ये आपके सिरोही के अंदर है। और चित्तौड़ का आपको पता ही है कि कहाँ पर है। तो ये दुर्ग आपको याद रखने हैं। इन दुर्गों से अलावा महाराणा कुंभा के संबंध में और कुछ नहीं पूछा जाता है। मतलब 32 दुर्ग बताने के लिए बता दिए उन्होंने। 32 दुर्गों का कहीं नाम भी नहीं मिलता है, तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, अपने माइंड में बैठा लेना इनको। ठीक है, तो आज हम कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट पढ़ रहे हैं हम। तो चलिए कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में ही बात करते हैं, उसके निर्माण के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो चलिए, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका निर्माण, अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका कहीं क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है या इसका निर्माण किसने करवाया है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर सही क्या होगा, राणा कुंभा। लेकिन देखो, कहा जाता है ऐसा कि सबसे पहले ये दुर्ग जो है ये किसने बनवाया था, तो मौर्य शासक थे। नाम क्या था, संप्रति। संप्रति किसके पुत्र थे, तो ये अशोक के पुत्र थे, याद रख लेना। तो संप्रति द्वारा निर्मित एक दुर्ग था मच्छेंद्रगढ़। क्या नाम था दुर्ग का, मच्छेंद्रगढ़। तो मच्छेंद्रगढ़ के खंडरों पर ये दुर्ग बनाया गया है। किस पर, तो देखो, मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के खंडरों पर किसकी नींव रखी गई है, कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। तो सबसे पहला इसका निर्माण के संदर्भ में अब जब भी बात करेंगे तो क्या आएगा कि मौर्य शासक थे अशोक के पुत्र संप्रति। उन्होंने यहाँ पर क्या बनाया था, अपना एक दुर्ग बनाया था, गढ़ बनाया था। क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। तो इसी के खंडरों पर बाद में महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था, अपना दुर्ग बनाया था, जिसका नाम क्या है, कुंभलगढ़। तो पहली चीज़ तो आपको इसके बारे में यही याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे हम कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कब करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कब करवाया था,
1448 से 1458 के मध्य। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से याद रखेंगे कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कब करवाया था, तो 1448 से 1458 के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। अब आगे देखना है हमें कि ये किस पहाड़ी पर है, तो किस पहाड़ी पर है उसका नाम भी याद रख लेते हैं। अब देखो, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इस दुर्ग की जो परिधि है, इसका परकोटा जो है वो 36 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एक पहाड़ी पर तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। मेनली हम एक पहाड़ी का नाम सुनते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये हो गया कि किसने बनवाया था, तो महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के बीच बनवाया था। किसकी सहायता से बनवाया था, कहाँ पर बनवाया था, तो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखो, एक पहाड़ी का नाम तो आ नहीं सकता यहाँ पर, तो 2-3 पहाड़ियाँ आपको याद रखनी पड़ेगी, हेमकूट, गंधमाधव, जरगा, रागा। कौन कौन सी पहाड़ी है, हेमटूक, गंधमाधव, जरगा और रागा। अब एग्जाम में कभी आपको पूछ लिया जाए कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपका एक ही आंसर आएगा, वो कौन सा आएगा, जरगा। और सबने सुना भी यही होगा, लेकिन बेसिक लॉजिक वाली बात है कि 36 किलोमीटर में फैला हुआ दुर्ग है, कैसे सीमित हो सकता है एक ही पहाड़ी पर। तो इसके लिए बहुत सारी पहाड़ियों की ज़रूरत थी, एक पहाड़ी पर नहीं बन सकता था। तो कौन कौन सी हो जाएगी, हेमटूक, गंधमाधव, जरगा और राघा। ठीक है, अब देखो इसके शिल्पी कौन थे, इसके शिल्पी के बारे में हम बात करते हैं। इसका इंजीनियर कौन था, तो इसके इंजीनियर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर इस दुर्ग का जिसने निर्माण किया था, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था, वो किसने बनाया था, तो शिल्पी के बारे में याद रखना, मंडन। तो मंडन नाम का इनका दरबारी शिल्पी था, जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड किया था कि कैसे कुंभलगढ़ बनेगा। ठीक है, तो मंडन के बारे में याद रखना, ये एक ब्राह्मण था, कहाँ का, गुजरात का ब्राह्मण था। और इसके कुछ ग्रंथ भी है, जैसे रूप मंडन, शकुन मंडन, देव मंडन। ठीक है, तो चलो उसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। कहाँ से था, गुजरात का ब्राह्मण था ये, तो पूरा ही लिख लेते हैं। चलो, ये याद रखना, अगर इनके ग्रंथों के बारे में पूछा जाए कभी कि इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो ग्रंथ भी आप याद रख सकते हो। रूप मंडन, शकुन मंडन, देव मंडन, प्रसाद मंडन, ठीक है। तो ये इनके कुछ ग्रंथ थे जो आपको याद रखने, बेसिक बस जनरल नॉलेज के लिए रख लीजिए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब देखो इनकी छतरी भी है, तो वो छतरी कहाँ पर है इनकी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी छतरी कहाँ पर है, शिप्रा नदी के किनारे है। और कहाँ पर है शिप्रा नदी, तो उज्जैन के अंदर इनकी छतरी है। तो ये भी आपको याद रखना है, बस अपनी अवेयरनेस के लिए। एग्जाम में इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट का शिल्पी सिर्फ एक नाम है, मंडन। तो ये हमने जनरल नॉलेज के लिए अपने बस थोड़े से अवेयर होने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है।
तो आई होप कि आपको याद रहेगा ये। तो कुंभलगढ़ दुर्ग निर्माण का पूछा, तो निर्माण के बारे में क्या है कि सबसे पहले मौर्य शासक हुए थे अशोक, उनके पुत्र थे संप्रति, उन्होंने यहाँ पर मच्छिंद्रगढ़ बसाया था। उसके बाद इसी के खंडरों पर राणा कुंभा ने कौन से दुर्ग की स्थापना की है? कुंभलगढ़ की स्थापना की है। ठीक है, अब महाराणा कुंभा ने कब की है? तो 1448 से 1458 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण कार्य जो है वो संपूर्ण हुआ था। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हेमटू, गंधमाधव, जरगा व रागा। मेनली आपको बस यही देखने को मिलेगा कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो जरगा। लेकिन खुद का बेसिक नॉलेज लगाओ कि 36 किलोमीटर लंबी कोई पहाड़ी है क्या यहाँ पर? ठीक है, तो शिल्पी कौन है? मंडन है, गुजरात का एक ब्राह्मण है, ये उसके ग्रंथ है। और इसकी छतरी कहाँ पर है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में इसकी छतरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। तो इसके उपनाम देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला उपनाम देखते हैं हम, कुंभल मेरु। क्या नाम है? कुंभल मेरु। दूसरा नाम देखते हैं, मेवाड़ का मेरुधन। क्या है? मेवाड़ का मेरुधन। ये नाम भी जो है वो याद रखने ज़रूरी है, और सब जगह आपको सारे नाम मिलते भी नहीं है। लेकिन इस क्लास की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको कुंभलगढ़ फोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो सारी है यहाँ पर। आपको उपनाम भी एक दो के अलावा कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर इस क्लास में आपके लिए पूरा का पूरा भंडारा लग गया है। जो भी जितना भी ज़रूरी है वो सब यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो तीसरा नाम देखिए इसका क्या है? मेवाड़ की ये संकटकालीन शरण स्थल, यानी मेवाड़ महाराणाओं का आश्रय स्थल है। तो इसके बारे में ये भी याद रखेंगे। तो तीसरा जो इसका उपनाम है कि मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली। शरण स्थली याद रख सकते हो या फिर आश्रय स्थल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब इसके आगे देखो और कौन से अटकाने वाले नाम है कि माहौर किसका नाम है, कमल मीर किसका नाम है। तो ये वाले वर्ड्स जो है, ये वाले उपनाम जो है वो एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि माहौर और कमल वीर किसके उपनाम हैं? तो कुंभलगढ़ के हैं। माहौर, कमल मीर। आगे आपको याद रखना है कि मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको रखना है मारवाड़ के सीने पर उठती तलवार, या फिर मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। ठीक है, तो ये सारे उपनाम है कुंभलगढ़ दुर्ग के। तो आपको याद रखने हैं कमल मेरु, मेवाड़ का मेरुधन, मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली या आश्रय स्थल, माहौर, कमलमीर, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। तो ये सभी नाम जो हैं वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं बकायदा। तो चलिए अभी से इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आप नहीं लेके बैठे हो नोटबुक,
तो मेरी तो हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी क्लास अटेंड करते हो एक नोटबुक पेन जो है वो अपने साथ रख लिया करो, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं पता होती तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो, ऐड ऑन्स कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर, या फिर कंप्लीटली नए नोट्स बना सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इस दुर्ग के बारे में फिर हम आगे चर्चा करते हैं। इसके उपनाम हमने देख लिए हैं, अब हम श्रेणियाँ देखेंगे कि ये दुर्ग जो है वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। हमने बेसिक क्लास पढ़ी है, पहली क्लास जो है वो सभी को देखनी बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने बताया है आपको कि मनुस्मृति में दुर्गों का किस तरीके से विभाजित किया गया है, दुर्गों को कौटिल्य के अनुसार किस प्रकार विभाजित किया गया है, मनुस्मृति में तो शुक्र नीति के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहली क्लास के अंदर बताई है। तो अब दुर्गों की श्रेणी जो आ रही है वो आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने सारे दुर्ग जो है वो आपको वहाँ पे बताए थे, तो आपको याद रखना है। तो होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं कि ये किस श्रेणी के दुर्गों में आता है। तो श्रेणियां हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि 36 किलोमीटर का सुदृढ़ परकोटा है। तो सबसे सुदृढ़ परकोटा देखो कहाँ का है। चलो उससे पहले एक चीज और पढ़ी थी हमने कि जरगा पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन से दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही याद रखनी है कि गिरि दुर्ग में आ गया। फिर मैंने क्या बताया कि सबसे सुदृढ़ परकोटा जो है वो कौन से दुर्ग का है? कुंभलगढ़ दुर्ग का है। सबसे सुदृढ़ परकोटा, तो सबसे सुदृढ़ परकोटा है, यानी कि बाहर बाउंड्री दीवार बनाई गई है। तो किस दुर्ग में आ जाएगा? तो बाहर जिसके बाउंड्री बनी हो वो दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? हमने पढ़ा है ये। तो किस श्रेणी में आ जाएगा? पारीद दुर्ग की श्रेणी में। परिधि बनी हुई है, पारीद दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। फिर क्या है? दुर्गम रास्ता है। तो दुर्गम रास्ता होने पर किस दुर्ग की श्रेणी में आएगा? और क्या है? इसके चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो देखो दुर्गम रास्ता है, अब जिसका रास्ता कठिन है, सरल नहीं है, वो दुर्ग कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? एरन दुर्ग की। ठीक है, तो एरन दुर्ग की कैटेगरी में भी आता है। अब देखो चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं, मतलब क्या है? वन है चारों तरफ। तो किस दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा? वन दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो हमें पता चल गया कि ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ये बेसिकली कौन कौन सी श्रेणी के दुर्गों में आता है। तो कौन कौन सी श्रेणी के दुर्गों में आ जाता है? तो गिरि दुर्ग आ गया, पारीद आ गया, एरन आ गया और वन दुर्ग आ गया। एक और दुर्ग है जो बाकी सभी कैटेगरियों को फुलफिल करता है सिवाय धानवन श्रेणी को छोड़ के। वो कौन सा दुर्ग है? फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करो उसके बारे में कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दुर्गों की सभी श्रेणियों को फुलफिल करता है सिवाय धानवन दुर्ग के। ठीक है, यानी मरुस्थल में नहीं है, बाकी सभी कैटेगरी उसके अंदर शामिल है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखो समुद्र तल से ऊंचाई की बात अगर हम कर रहे हैं तो 3568 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 3568 फीट।
और राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग यही है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग ठीक है, तो वो भी यही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि कितना ऊंचा है, तो 3568 फीट इसकी ऊंचाई है। अब देखो इसकी ऊंचाई के संदर्भ में एक कोटेशन, एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। वो स्टेटमेंट किसका है? अबुल फजल का है। किसका स्टेटमेंट है? अबुल फजल का। अबुल फजल क्या बोलते हैं इस दुर्ग के बारे में? तो देखो, ये दुर्ग हमें पता है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, तो इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल ने बेसिकली 3 दुर्गों के बारे में कहा है, लेकिन इस दुर्ग के संदर्भ में क्या कहा है कि यह दुर्ग जो है यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। किसका स्टेटमेंट है? अबुल फजल का स्टेटमेंट है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि ये दुर्ग जो है वो इतनी बुलंदी पर स्थित है कि जब भी इसकी तरफ नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो सिर की पगड़ी है वो पीछे की ओर गिर जाती है। अब देखिए, अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, और इन्होंने एक और दुर्ग के बारे में भी कहा है, मतलब 3 ही दुर्गों के बारे में कहा है, तो याद कर लो यहीं से। तो देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि ये दुर्ग इतना बुलंदी पर स्थित है कि जब भी हम नीचे खड़े होकर इसको ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो सिर की पगड़ी है वो पीछे की तरफ गिर जाती है। अब एक और कोटेशन इन्होंने किसके बारे में कही है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कही है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। क्या कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद, ते पहुंचे जैसाण। ठीक है, यानी कि आपको घोड़ा किसका चाहिए? काठ का चाहिए, और आपके पैर जो है किसके होने चाहिए? पाषाण के, और शरीर जो है वो लोहे का होना चाहिए। तभी जाकर आप कहाँ पहुंच सकते हैं? जैसलमेर के किले में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो तीनों कोटेशन, तीनों दुर्गों के बारे में अबुल फजल की आपको पता है अभी, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार स्टेटमेंट भी दे दिया जाता है एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये कथन जो है वो किस दुर्ग के संबंध में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया ये मैटर। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड। अब देखो, इतने बड़े दुर्ग की बात हो रही है और कर्नल जेम्स टोड ना आए तो कैसे पॉसिबल है? है ना? तो देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने बेसिकली इसकी मजबूती के संदर्भ में कहा है, और इसको एक संज्ञा दी है एट्रूस्टम की। किसकी? एट्रूस्टम की।
तो इन्होंने बोला कि ये दुर्ग जो है इसकी मजबूती के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि ये एट्रुस्टम के समान है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ आपको इनके बारे में भी याद रखनी है। तो स्टेटमेंट अबुल फजल का इस दुर्ग के बारे में और कर्नल जेम्स टोड ने इसको किसकी संज्ञा दी है, ये दोनों आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दुर्ग के अंदर इंटर करते हैं हम और देखते हैं दुर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किससे जाएंगे हम दुर्ग के आगे। तो दुर्ग के भीतर हम जाएंगे दरवाजों से। तो प्रमुख दरवाजे कौन कौन से हैं? तो प्रमुख दरवाजों में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है और वो छोटी सी चीज क्या है? आ, हवी, बी एन, चौपाग। क्या? आ, हवी, बी एन, चौपाग। तो अब देखो इस लाइन में इस दुर्ग के संपूर्ण दरवाजे जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको इसको देखना है और सारे दरवाजे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आ से। तो आ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? आरेट पोल। तो हम स्टार्ट करते हैं आ से। तो आ का मतलब क्या हो जाएगा? आरेट पोल हो जाएगा। ठीक है का मतलब क्या हो जाएगा? आगे भी फिर क्या है? फिर क्या है? वी। तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो आ से आरेट पोल, ये आरेट पोल जो है ये इसका मुख्य दरवाजा है या प्रमुख द्वार है। तो इसके बारे में ये याद रखेंगे कि इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है? आरेट पोल है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है से क्या होगा? तो है से होगा हल्ला पोल। हल्ला बोल नहीं बोल देना है, ध्यान में रखना है, हल्ला पोल है। ठीक है, अब आगे एक और है, इसका मतलब क्या है? हनुमान पोल। क्या है? हनुमान पोल। वी से क्या हो जाएगा? विजय पोल। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है? बी दे रखा है और एन दे रखा है। तो बी से क्या हो जाएगा? भैरव पोल। क्या हो जाएगा? भैरव पोल। तो देखो टोटल कितने हैं? 9 मुख्य दरवाजे हैं, तो आपको सभी याद रखना है। ठीक है, तो बाई चांस कभी इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा दरवाजा जो है कुंभलगढ़ फोर्ट का नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है, तो ऐसा कुछ भी अगर आपसे पूछ ले तो आपके पास ये सारा जो है मैटर रेडी है। आप पढ़ के जाएंगे, एग्जाम देने से पहले रिवीजन करके जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कितने दरवाजे हैं, टोटल कितने हैं? 9 है। तो उनमें से हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखो एन का मतलब क्या हो जाएगा? एन का मतलब हो जाएगा नींबू पोल। नींबू पोल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब देखो क्या बच गया? चो से क्या हो जाएगा? चौपाग पोल, या फिर आपको इसका नाम कहीं कहीं पर चौहान पोल भी दिखेगा। ठीक है, तो चौहान पोल ये याद रखेंगे। पा से क्या मतलब होगा? और गै से तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि गै से इसका मतलब क्या होगा। तो पा से देखो सबसे पहले इसका क्या मतलब होगा? पागड़ा पोल। क्या होगा? पागड़ा पोल। और गै से क्या हो जाएगा? गणेश पोल। ठीक है,
तो इस दुर्ग के सारे दरवाजे हमने देख लिए हैं। अब इसमें से देखो मुख्य दरवाजा अगर आपसे कभी पूछ ले तो मुख्य दरवाजा कौन सा है, आरेट पोल है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो हनुमान पोल है इस पर क्या लगी हुई है, हनुमान जी की प्रतिमा है। क्या है, हनुमान जी की प्रतिमा। अब आप बोलेंगे मैडम ये क्या बताने की बात है क्या, ये कोई एग्जाम में थोड़ी आएगी जो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इस द्वार पर क्या है, हनुमान जी की प्रतिमा है। तो सही बात है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको याद रखने की, लेकिन मैं जो बताना चाहती हूँ कि ये हनुमान प्रतिमा कहाँ से आई है, तो महाराणा कुंभा जो है इसको नागौर दरबार से जीत कर लाए थे। तो जो याद रखने वाली बात है वो यही है, मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि महाराणा कुंभा इस प्रतिमा को कहां से जीत कर लाए थे, तो नागौर दरबार से लेके आए थे। ठीक है, तो जो याद रखने वाली बात है वो क्या क्या है कि मुख्य द्वार कौन सा है, तो आरेट पोल है, और दूसरा आपको जो इस कुंभलगढ़ फोर्ट का द्वार याद रखना है वो कौन सा है, हनुमान पोल। ठीक है, तो दो दरवाजे आपको बेसिकली याद रखने हैं, याद तो देखो पूरे ही रखने चाहिए लेकिन ये दो भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हल्ला पोल आरेट पोल और हनुमान पोल जो है वो आपको बेसिकली याद रखने हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इस दुर्ग में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, तो कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, कटारगढ़ की। किसकी बात करेंगे, कटारगढ़ की। अब देखो कटारगढ़ क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये कुंभलगढ़ फोर्ट में स्थित एक लघु दुर्ग है। ठीक है, क्या है, एक मिनी फोर्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो ठीक है, पहली बात यही लिख लेते हैं हम कि ये क्या है, एक लघु दुर्ग है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि इसको क्या कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है कि इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख। दूसरी और चीज आपको क्या याद रखनी है, तो दूसरी चीज याद रखनी है आपको कि ये क्या है, महाराणा कुंभा का निवास स्थल। ठीक है, तो आपको बेसिकली कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कि ये इस दुर्ग के अंदर स्थित एक लघु दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है और कुंभा का निवास स्थल है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक और चीज स्थित है जिसके बारे में आपको याद रखना है, और वो क्या है कि यहाँ पर बादल महल स्थित है। अब आप बोलोगे बादल महल तो मैडम सभी दुर्गों में है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ का जो बादल महल है, देखो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है कि समुद्र तल से इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो ये जो कटारगढ़ है ये बादलों को टच करता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक दुर्ग का नाम इस फोर्ट के अंदर क्या रखा गया है, कटारगढ़, और वहाँ पर भी इसको विभाजित कर दिया गया है। तो इसको क्या कर दिया गया है, बादल महल में विभाजित किया गया है। एक यहाँ का महल है, उसके बारे में आप याद रखेंगे, कौन सा है, बादल महल। और फिर आगे जाके इस बादल महल को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया गया है। एक कौन सा हो गया, जनाना कक्ष हो गया, और एक मर्दाना कक्ष हो गया। कौन सा, एक तो हो गया मर्दाना कक्ष और एक हो गया जनाना कक्ष।
अब इस जनाना कक्ष को भी आगे दो भागों में और विभाजित किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखो, इनको जिनके अंदर विभाजित किया गया है उनमें सबसे पहला है श्रृंगार कक्ष। क्या है? श्रृंगार कक्ष। और यहाँ पर जो दूसरा और हमें याद रखने की जरूरत है वो कौन सा है? जूनी कचरी। अब इसको याद रखना क्यों जरूरी है मैडम? क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इसी जूनी कचरी के अंदर। ठीक है, इसलिए हमें ये याद रखना जरूरी हो गया। तो देखो कितने भागों में विभाजित है। पहले देखो कटारगढ़ है, फिर उसके अंदर बादल महल है। बादल महल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मर्दाना कक्ष और जनाना कक्ष। फिर जनाना कक्ष को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से? श्रृंगार कक्ष हो गया एक, और एक हो गया जूनी कचरी, जहां पर किसका जन्म हुआ था? तो याद रखना है महाराणा प्रताप का। अब कब हुआ था? तो 9 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है, तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था यहाँ पर इस जूनी कचरी के अंदर। वैसे देखो अगर कहीं पर भी पूछा जाएगा आपसे कि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग के अंदर हुआ था, तो बेसिकली एक ही आंसर आपको मिलेगा, कुंभलगढ़। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा ऐसे कि कुंभलगढ़ के अंदर जाओ, फिर आप जाओ कटारगढ़ में, बादल महल में, फिर जाओ जूनी कचरी के अंदर। ऐसा इतना कोई नहीं पूछेगा, सीधा सीधा सिंपल पूछेगा कि कहाँ पर हुआ है। तो आपको एक ही याद रखना है, कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद रखना है कुंभलगढ़ के अंदर। और अगर डीपली आपको जानना है तो कहाँ पर? जूनी कचरी के अंदर हुआ है। तो अब देखो महाराणा प्रताप का 1540 में हुआ है, अकबर का 1541 में हुआ है। अगर मान सिंह की बात करें तो जयपुर वाले मान सिंह का कब हुआ है? 1560 के अंदर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी है याद रखिए, जैसे जैसे आता जाएगा हम इनके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस दुर्ग के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने लायक है या दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर देखो और कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना कि यहाँ पर उड़ना राजकुमार, किसे बोला जाता है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। किसे? पृथ्वीराज सिसोदिया। इनकी छतरी है यहाँ पर। ठीक है, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? 12 खंभों की छतरी। तो ये भी इसके बारे में याद रख लेना कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो 12 खंभों की छतरी। ठीक है, पहली चीज ये। अब दूसरी देखो और क्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर महाराणा कुंभा की छतरी है। ठीक है, महाराणा कुंभा की छतरी है। और क्या है मैडम? तो बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। यहाँ पर है एक जल कुंड, उसका नाम क्या है? मामादेव कुंड। अब देखो ये मामादेव कुंड वही है जहां पर इनके पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। तो किसने? यहाँ पर देखो ऐसा बोला जाता है कि महाराणा कुंभा अपनी किसी पूजा पाठ में लगे थे और उदा ने आकर इनको इसी कुंड के अंदर धकेल दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी या हत्या कर दी थी उनकी यहाँ पर। ऐसा तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर उदा ने
कुंभा की हत्या की थी। तो वो कुंड कौन सा है? मामादेव कुंड है। ठीक है, अब देखो और क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर मामादेव कुंड के होने के साथ साथ मामादेव मंदिर भी है, तो वो भी आप याद रखोगे, मामादेव मंदिर। और कौन सा मंदिर है? तो नीलकंठ मंदिर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो इस दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इस दुर्ग के अंदर। बस एक चीज और याद रख लेना आप कि ये दुर्ग जो है वो इतना शानदार था, मतलब कि उसका इतिहास अगर हम उठा के देखें तो ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम है। ये दुर्ग जो है केवल एक ही बार जीता गया है, मतलब इस दुर्ग को आज तक कोई विजय नहीं कर पाया है। 1578 के अंदर सिर्फ शाहबाज ने इस दुर्ग पर विजय हासिल की थी। तो ये दुर्ग जो है वो एक ही बार जीता गया है। तो ये भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि 1578 में सिर्फ इकलौता शाहबाज था जो इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर पाया। ठीक है, तो ये भी देखो, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज तक इस दुर्ग को कोई नहीं जीत पाया था सिवाय शाहबाज के। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि इस दुर्ग का काल देखो, इस दुर्ग का इतिहास देखो, हमेशा गौरवान्वित महसूस करता होगा ये दुर्ग खुद को कि आज तक मुझ पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। सिर्फ एक विजय यहाँ पर किसी और को प्राप्त हुई थी 1578 में, शाहबाज, इसको ये विजय प्राप्त हुई थी। अदर किसी पर्सन की औकात नहीं थी कि यहाँ तक इस किले को भेद सके। ये 36 किलोमीटर का जो परकोटा था, इसके बारे में भी याद रख लेना कि जो 36 किलोमीटर का परकोटा है, इसके बारे में याद रखना कि ये क्या है, भारत की महान दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी कि चीन की दीवार के बाद अगर कोई दीवार बड़ी है तो वो कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो किस दुर्ग पर स्थित है? तो ये किस दुर्ग पर है? तो कुंभलगढ़ फोर्ट का नाम आपको याद रखना है कि ये दुर्ग जो है वो कुछ इस तरीके से है, किसी पहाड़ी पर बना हुआ है और इस तरीके से है, और इसके ये बाहर की तरफ जो बाउंड्री है वो कितनी है? 36 किलोमीटर की है। और अगर हम बात करें कि ये कितनी चौड़ी है, तो ये 5 से 8 फीट चौड़ी है, जिस पर क्या 4 घोड़े जो हैं वो एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने यहाँ से पढ़ ली है कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। इसके अलावा कुंभलगढ़ फोर्ट में और कुछ बाकी नहीं रहता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में आने के लिए।